तो इरफान सर ने बोला कि यार ये कौन लड़का है, कहाँ से पकड़ा लाया हो इसको, यार ये तो आग उगल रहा है भाई। FTII से आप पढ़ाई करते हो। जी। पहली फिल्म आप इरफान खान साहब के साथ करते हो। जी। और आपका जो किरदार है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार से ज्यादा है, लेकिन उस फिल्म का आपको फायदा नहीं मिलता है। हमारे कोई फोर फादर नहीं है, हमें बैठ करके साथ में जो है ना वो जाम टकराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमें इंग्लिश आती है लेकिन इंग्लिश पना नहीं आता। और मुकेश छाबड़ा बोलते हैं कि अब तो इंडस्ट्री में तुम ही छाने वाले हो, अब हम लोग साथ काम करेंगे, बट फिर कभी साथ काम हो नहीं पाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्या है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग कश्यप के साथ आपकी मुलाकात हुई थी जब इसकी कास्टिंग चल रही थी। अनुराग सर से बात हो रही थी तो बात बोले भैया ये प्लान कर रहा हूँ भोजपुरी थ्रिलर। तो मैंने उसका कोई फॉलोअप नहीं बोला कि ऐसे मजाक में बात कर रहे हैं, कहाँ अनुराग कश्यप जी और बनाएंगे भोजपुरी फिल्म, क्यों बनाएंगे भाई साहब। जो राज एंड डीके सर है उस समय वो आए थे अब्रॉड से, कोई जानता नहीं था इंडस्ट्री में, कुछ बात हुई, मैंने मना कर दिया। किस किरदार की बात हो रही अरे थी? जो तुषार कपूर ने किया वो रोल आप कर रहे थे। हाँ, और फिर आप लोगों को पता ही है कि मतलब वो फिल्म बनी शोर सिटी और राज एंड डीके आज कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। नाटक का कोई रिहर्सल हो रहा था जहाँ पे आपको एक फोन आता है कि मैं देवानंद बोल रहा हूँ। फोन आया, बोले हेलो रवि बात कर रहे हैं। हम बोले जी कौन? बोले देवानंद बात कर रहा हूँ। हम बोले यार मजाक मत करो, फोन रखो। अरे मेरे ही सीरीज की जो लीड एक्ट्रेस है संचिता बासु, उनका जो है 5 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। आपको लगता है उसकी वजह से उनकी कास्टिंग हुई है? हाँ। फिर क्या फायदा है एक्टिंग सीख के NSD जाके? आपने JNV से पढ़ाई की है। नवोदयन होना अपने आप में एक फख्र वाली बात है। आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है कि मैं नवोदयन हूँ, वहाँ पे सारा मामला खत्म हो जाता है। हम हाफ पैंट में आते हैं नवोदय और फुल पैंट में निकलते हैं, मतलब नमस्कार, मैं एक्टर रवि शाह, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया से मैंने अपने 10+2 किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव है मेरा FTII पुणे, वहाँ से मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की है। और उसके बाद मुंबई, और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म पान सिंह तोमर है। उसके बाद जामताड़ा, रात अकेली है, स्प्रिंग थंडर और क्राइम नेक्स्ट डोर एज ए लीड डिज्नी हॉटस्टार पे, और हालिया डिज्नी हॉटस्टार पे ही ठुकरा के मेरा प्यार ऐसा दग्धू प्रसाद। और मैं पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो आप FTII से आप पढ़ाई करते हो। जी। अपनी पहली फिल्म आप इरफान खान साहब के साथ करते हो। जी। डायरेक्टर आपके तिग्मांशु धूलिया, नवाज भाई भी हैं उसमें। मैं आ रहा हूँ उस पर। और आपके उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिलता है। और आपका जो किरदार है, जो किरदार का लेंथ है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार से ज्यादा है। बलराम सिंह तोमर का कैरेक्टर, और वो ब्लिंक एंड मिस वाली बात नहीं है, वो कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस फिल्म का आपको फायदा नहीं मिलता है, जबकि मेरी पहली फिल्म है। जबकि आपकी पहली फिल्म है। यस। परफेक्ट लॉन्च। हाँ, परफेक्ट लॉन्च। बट उसका कोई फायदा आपको नहीं मिला करियर में? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि उसका फायदा नहीं मिला। क्या होता है ना कि एकाएक से आप कहते हैं कि यहाँ पे रातों रात जो है ना करामात होता है और जो है चीज़ें चेंज हो जाती है। एक बात नवाज भाई ने मुझसे कही कि भाई जब ये मेरी फिल्म अटक गई थी पान सिंह तोमर 3 साल के लिए, 2008 एंड में हमने मार्च के आसपास हमने फिल्म शूटिंग की थी और 2009 में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, और रिलीज़ हुई है 2 मार्च 2012। तो 3 साल वो फिल्म डब्बा बंद था। तो जब मैं उस वाले पीरियड में था, 3 साल वाले पीरियड में, तो मेरे पास आर्थिक तौर पे कहें या मोरल तौर पे कहें, वो बहुत टूट चुका था। और मुझे लगता था कि मैं उस बीच में क्या करूं, मतलब कैसे अपने आप को ज़िंदा रखूं, पैशन के तौर पे भी, प्रोफेशन के तौर पे भी, और ब्रेड एंड बटर के तौर पे भी। तो एक दिन इत्तेफाकन जो है नवाज़ भाई मुझे ये यारी रोड के डी-मार्ट के आसपास मिल गए। उस समय नवाज़ भाई मतलब सर नहीं हुए थे। तो नवाज़ भाई मुझे मिले और मैंने बोला कि भाई यार कैसे होगा, मैं तो बहुत मायूस हो चुका हूँ, इतनी अच्छी फिल्म बनी है और रिलीज़ नहीं। तो बोले भाई यार तू लंबी रेस का घोड़ा है, वड़ा पाव खा लेना, लेकिन अपने आप को मुफ्त में खर्च मत करना, तू आगे तक जाएगा। तो मैंने जब ऐसे इस तरह के सरीखे के लोग बोलते हैं कि भाई यार आप लंबी रेस का घोड़ा हो तो दाव पे दाव खेले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे जो भी मौका मिल रहा है मैं अपना बेहतरीन देने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है, लेकिन वैसा जो है ना वायरल टाइप में नहीं मिल रहा है। ओके। पान सिंह तोमर पे वापस आते हैं जी। जब आपको पान सिंह तोमर मिली
या जब इसके बारे में बातचीत हो रही थी, वो पूरा प्रोसेस थोड़ा बताइए कि फर्स्ट मुलाकात इरफान खान साहब के साथ कैसी रही, क्या था वो पूरा? उनके साथ वाकया ऐसा कि मेरे जो पूरे फिल्म में पान सिंह में जो मेरा पहला सीन है, वो ये है कि जो पान सिंह तोमर का जो लड़का मेरा भतीजा हनुमंता, उसको मार पड़ी है, ठाकुरों ने मारा है, वो लथपथ है, खून से लेटा पड़ा है खाट पे, और मुझे बंदूक लेके अंदर से आना था और बोलना था, तुमो खून पानी हो दद्दा, कितक बरस से चलो रट्टो बाबू सिंह को, आज तुम नहीं तो हम ही जाके फैसला सुनाए आते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर डायलॉग रहा है, ठीक है। उस जोश के साथ आप बोलिए, नहीं बहुत आप सटल हाँ, बोल मतलब दिए। आई मीन मुझे लगे बातचीत करें, क्या परफॉर्म करूँ कैमरे के सामने, नहीं परफॉर्म प्लीज करता ही प्लीज मैं। आप कीजिए वो, हाँ। तुमो खून पानी होगा दद्दा, कितक बरस से चलो रट्टो बाबू सिंह का, तुम नहीं तो आज हम ही जाके फैसला सुनाए आते हैं। तो ये पहला सीन था मेरा पूरी फिल्म का, और लिटरली मेरी फटी पड़ी थी भाई यार, उनके सामने मैं क्या करूँगा। और लोगों ने डरा भी दिया था कि भाई वो तो लेजेंड हैं, रियलिस्टिक एक्टिंग के मास्टर, तुम उसके सामने क्या करोगे। मैं बड़ा परेशान था। फिर मैंने जो भी सीखा था इंस्टीट्यूट में और जो भी गुरुओं से सीखा था, बोले भाई यार वो कैरेक्टर है, उसको ऐसे इरफान खान मत देखो, वो आपके चाचा हैं, ठीक है, उस हिसाब से देखो। फिर उसको मैंने अपने चाचा से रिजेंबल कर दिया, और फिर बस उसको ऐसा ही माना, उनका चेहरा लाके इन पे इम्पोज कर दिया, वो हमारे चाचा हो गए। और हम बीच बीच में जो है पेशअप होते हुए बंदूक लेके बार बार एक उनको गेज दे देते थे, तो हड़बड़ा जाते, ये पगला गया है, मुझे क्यों घूर रहा है। तो ये टेक देने के पहले की बात है। और जब टेक हुआ तो आप यकीन नहीं करेंगे, बोलते लोग अपना ये करते हैं, ताली बजी थी कि नया लड़का आया, उसने क्या टेक दिया भाई साहब। हाँ, तो तैयारी भी थी उसके पीछे। तो वो जब सब कुछ खत्म हुआ तो इरफान सर ने बोला कि यार ये कौन लड़का है, कहाँ से पकड़ा लाया हो इसको यार, तो आग उगल रहा है भाई। तो बोले अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। बोले नहीं। बोले रवि इधर आओ। तो बोले इरफान सर है। हम बोले अरे गुरु महाराज कौन नहीं जानते इनको। तो ये रवि हैं। तो बोले रवि है, ठीक है। बोले रवि FTI से है। FTI से हो यार, इतना अच्छा कैरेक्टर कैसे गढ़ लिए यार, तुम्हारे स्लैंग पे इतना कमांड, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये ऐसे मध्य प्रदेश और इधर से ही बिलोंग करते हो। बोले नहीं सर मैं खांटी बिहारी आदमी हूँ। तो बोले इतना बेहतरीन या बुंदेली कैसे बोल लेते हो यार, बेहिचक एकदम। बोले सर मैं भोपाल में, मेरा थिएटर जो है ना भोपाल। बोले अच्छा भोपाल में थिएटर भी किए हुए हो। बोले जी, ये गुरुओं का नाम गिना है। बोले अरे यार तभी कहोगे कुछ तो बात है गुरु। तो बोले कि आसपास जो है सारे मैक्सिमम जो है मध्य प्रदेश के लोग थे, और मेरे जो दोस्त लोग थे वो सारे बुंदेलखंडी लोग थे। तो वो फोनेटिकली मेरे कान में गूंजता रहा, तो मेरे को पिक करने में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मुझे फ़क्र है कि मैं उसका एक पार्ट हूँ, और मेरी पहली फिल्म है। और अभी तो बहुत सारे लोगों को ये मलाल होता है कि अरे यार वो गुरु निकल लिए, हम काम ही ना कर पाए। हमने काम कर लिया। आपने काम किया, पहले फिल्म में ही काम किया? पहली फिल्म में काम कर लिया। कितना मिला था पैसा उसके लिए? पैसा का खेला ऐसा है गुरु कि देखिए बात तो हुई थी 2.5 लाख में। उसके पीछे की भी एक छोटी सी कहानी है। उस समय जो है ना आर्थिक मंदी का दौर चालू हो गया, तो फिल्म कुछ दिन के लिए रुक गया। तो तीशू भाई ने सबकी मीटिंग बुलाई, जिसमें द लेजेंड इरफान साहब भी थे। तो बोला कि भाई साहब ये इसका जो है ना मंदी का दौर आ गया, और प्रोड्यूसर उस समय रोनी स्क्रू वाला, UTV स्पॉट बॉय। तो बोले कि बजट आधा कर दिया गया है, तो आप लोग से जो जो कमिटमेंट है वो भी आधा हो जाएगा। तो इसके पक्ष में कौन कौन है। तो सबसे पहला हाथ किसका उठा था? इरफान भाई का। अच्छा। आप बोले दद्दा ने उठा दिया हाथ, तो हम लोग क्या औकात, और पहली फिल्म है, और जिससे आप इतने मेस्मराइज्ड हो, जिसके आप इतने बड़े मुरीद हो, इरफान साहब, उसके साथ काम को मुफ्त में करवाते ना उस समय, तो मैं कर देता। सॉरी सर। तो भी मैं तैयार था करने को, क्योंकि यार उनके साथ मतलब उसके सामने खड़ा हो जाना, वो उनको देखते भर रहना अपने आप में काफ़ी था, लाइव सामने। तो हमने कहा मुझे तो कोई परहेज ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और इस तरह से वो फिल्म आर्थिक मंदी के दौर की वजह से आधे बजट में बनी, और आधे बजट में, तो दैट मीन्स आपका मैथमेटिक्स बढ़िया है बिहू बाबू, आप बिहार से हैं, तो अगर 2.5 लाख में बात हुई थी तो कितना मिला होगा? 1,25,000 जी, TDS काट के। TDS का। ठीक है। जैसे पान सिंह तोमर आई, पान सिंह तोमर में आपके काम की तारीफ हुई,
तो बतौर एक्टर क्या आप दूसरे प्रोड्यूसर से मिलने गए, आप लेखकों से मिले, आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिले, आपने अपने आप को पिच किया, या उस मामले में आप आलसी थे कि आपको लगा कि काम मेरे रास्ते आएगा? आप सही कह रहे हैं। मुझे इंडस्ट्री मतलब यार बहुत तुरंत पास आउट हुआ था इंस्टीट्यूट से, और मुझे क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है, क्या मार्केटिंग है, क्या लॉबी है, क्या पीआर है। मेरे जैसा बंदा जो उस गांव से आया है, उसको काम की मशक्कत इतनी है, काम खोजने ढूंढने में इतना व्यस्त है, उसको क्योंकि उसके पीछे कोई लॉबी काम नहीं कर रहा। हमारे कोई फोर फादर नहीं है यहाँ पे, मैं कोई संरक्षक पेट्रोनेज इस तरह से हम लोग को नहीं मिला कि हमारे ऊपर कोई इस तरह का सीनियर हो जो हमें गाइड करे, या ऐसा जत्था हो जिसको मैं पैसा फेंकूँ और वो मेरे लिए काम करे, मेरे लिए मार्केटिंग करे, मुझे एक प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में लाए, मेरे बारे में बात करे, मुझे एज एन एक्टर हाईलाइट किया जाए, लोगों को अंडरलाइन करवाया जाए, बार बार उसके नॉक किया जाए एज एन एडवर्टीजमेंट। आप कहीं भी देखो बार बार नॉक किया जाता है, बार बार कि आप उस तरह के पार्टी में दिखो, पेज 3 में छपो, बार बार पॉडकास्ट में दिखो, इंटरव्यूज़ में दिखो, न्यूज़पेपर खोलूँ तो उसमें दिखो, अलग अलग जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखो, आपका जो है इंस्टाग्राम एकदम हरा भरा होना चाहिए, ग्रो करता होना चाहिए, उसमें खाद पानी डालो। तो ये सब चीज़ें हमें बैठ करके साथ में जो है ना वो जाम टकराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, या उनके माहौल में सो कॉल्ड पॉलिश्ड लैंग्वेज और वो इंग्लिश या एटीट्यूड, वो सब कहाँ छूट सकता है भाई। आप भी बिहार से आए, तो वो बिहारीपना तो एक रहता है, खाटीपना रहता है। तो जैसे कि मैंने जोश टॉक में भी बात किया था कि हम बिहारी हैं, हमें इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश पना नहीं आता। आर्ट है हमारे पास, लेकिन पैकेजिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, आई मीन लॉबीबाजी नहीं हो पाता, और बार बार जाके अटेंडेंस लगाना नहीं होता। ये जो मैंने कहा कि जो बीइंग एन एक्टर जो फुलफिल करने वाली बात है, जो इंडस्ट्री जिस तरह से वर्क करती है, रन करता है, तो उसमें जो उसके जो पैरामीटर्स है, वर्किंग पैरामीटर्स, उसमें ये सब चीज़ें मायने रखता है। जो चीज़ें मैं गिनवा रहा हूँ, तो उसमें मैं कमज़ोर हूँ भाई। आप बिहार के रहने वाले हो? बिल्कुल, खाटी बिहारी हम। 15-20 सालों में अगर बिहार के पृष्ठभूमि पे कोई कालजयी सिनेमा बनी है तो वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऐसा मेरे दोस्तों से मुझे पता चला कि शायद अनुराग कश्यप के साथ आपकी मुलाकात हुई थी जब इसकी कास्टिंग चल रही थी, और शायद कुछ ऐसा था कि अनुराग कश्यप ने आपको बोला कि मुझे बिहार के एक्टर्स चाहिए, बिल्कुल, और मुझे उसमें तुम मदद करो। वो क्या था वो? आपका रिसर्च वर्क बहुत तगड़ा है भी हुआ है। ओके, सो देखिए, जब मैं वो वाला दौर जो मैं बता रहा हूँ, 5 सिंह तोमर मैंने कर ली थी और वो रिलीज नहीं हो पा रही थी, तो मैं कहीं कैसे देखता था। उस बीच में पर्सनल ट्रेनिंग भी देता था, तो मैं देखता था कि ऐसा काम जो मेरे मायने का है, जिसमें मैं ग्रो कर रहा हूँ और वो काम भी हो रहा है और ब्रेड एंड बटर भी आ रहा है। तो उसमें से एक काम था कि मैं डबिंग करता था। तो उस समय अनुराग सर की एक फिल्म आई थी, हनुमान पार्ट 2, एनिमेशन फिल्म। तो उस लिहाज से जो सेट ऑफ एक्टर्स को उसने वीओ देने के लिए बुलाया, और ये यहीं पे सब टीवी वाले लेन में है, वहाँ पे स्टूडियो है, डबिंग स्टूडियो, वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। तो अनुराग सर से बात हो रही थी, तो बात यार तुम्हारा वॉइस टोनलिटी क्वालिटी अच्छा है, तुम जनरली जब बात करते हो तो लगता ही नहीं कि तुम बिहार से हो, लेकिन जब खाटी पन्ने पाते हो तो लगता है कि तुम खट से बिहारी हो, ऐसा कैसे स्विच करते हो? मैं सर एक्टर हूँ, लर्नड हूँ, ट्रेंड एक्टर हूँ, तो उस हिसाब से। बोले तुम बिहार से हो ना? बोले मैं एक जो है ये प्लान कर रहा हूँ, भोजपुरी थ्रिलर, उसमें ऐसा उन्होंने बोला था, भोजपुरी थ्रिलर प्लान कर रहा हूँ। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर को भोजपुरी थ्रिलर बोल रहे थे उसमें। और जितने भी उधर बिहार और नॉर्थ के जितने अच्छे उम्दा एक्टर हैं और तुम्हारे जैसे दिखने उखने वाले हैं, सबका एक लिस्ट बनाओ। तो दैट मीन्स अगर वो एक्टर्स का लिस्ट बनाने बोल रहे हैं तो मैं ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड हूँ। तो मैंने उसका कोई फॉलोअप नहीं बोला कि ऐसे मजाक में बात कर रहे हैं, कहाँ अनुराग कश्यप जी और बनाएंगे भोजपुरी फिल्म, क्यों बनाएंगे भाई साहब? बोले मज़े ले रहे हैं हमारे, शायद ऐसा मैंने सोचा, भोजपुरी थ्रिलर। एक और वाकया खट से याद आ गया, जो बोल रहे हो ना कि फॉलोअप नहीं लेना या चीज़ों को आंकना। जो राज एंड डीके सर है, उस समय वो आए थे एब्रॉड से, उनका कोई बैकड्रॉप नहीं था, कोई जानता नहीं था इंडस्ट्री में, और उसमें मैं 5 सिंह तोमर कर चुका था, और हमारी मीटिंग हो रही थी शोर इन द सिटी के लिए। शोर इन द सिटी के लिए मीटिंग कहाँ बुलाया उन्होंने पता?
कहाँ? इन्फिनिटी के ऊपर फूड कोर्ट जो है, फूड कोर्ट पे, अच्छा। जो वाहियात सबसे प्लेस है जहाँ पे बैठना मैं नहीं बैठता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बोले शोर इन द सिटी फिल्म बना रहे हैं, ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कि तो कुछ बात हुई, कुछ मुद्दों पे बात हुई, मैंने मना कर दिया। आपने राजन डीके के साथ मैंने काम मना करने कर को दिया। मना कर दिया। हाँ, मैंने मना कर दिया क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा फील करता था, अच्छा पान सिंह तो मैं अब कर चुका हूँ भाई साहब। किस किरदार की बात हो रही अरे थी जो इसमें? तुषार कपूर ने किया, वो रोल आप कर रहे थे? हाँ। हालांकि वो उस समय जो वो फिल्म थी वो शॉर्ट फिल्म थी। उस शॉर्ट फिल्म को उन्होंने एकता कपूर जी को दिखाया। एकता कपूर जी ने बोला ठीक है, मुझे शॉर्ट फिल्म पसंद है, लेकिन कंडीशन ये है कि मतलब ये इसमें तुषार कपूर काम करेंगे। तो फिर खैर, और फिर आप लोगों को पता ही है कि मतलब वो फिल्म बनी शोर इन द सिटी, और राजन डी के आज कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो ये हो जाता वाकया कभी कभी आपके लाइफ में कि डैनी साहब जो है मना कर देते हैं शोले का गब्बर, और एक नया विलन आता है मार्केट में। तो किसी का नुकसान किसी का नफा होता है, किसी का नफा किसी का नुकसान होता है। ये तो इंडस्ट्री में देखने को मिला है। एक नाटक का कोई रिहर्सल हो रहा था जहां पे आपको एक फोन आता है कि मैं देवानंद बोल रहा हूं, और आपको लगता है कि ये प्रैंक कॉल अरे है। गुरु ये शुरुआती दौर का मामला है। हाँ। अब मैं बोला ना, मैं बहुत सौभाग्यशाली इंसान रहा हूँ। मैंने हबीब तनवीर जैसे मतलब लेजेंड के साथ काम किया है, इरफान साहब के साथ काम किया है, और अभी मनीषा जी को पर्सनली उनके घर पे मैंने ट्रेंड किया है, आमने सामने बैठ करके, जिनको हम देखते थे तेरा मन, फोटोज रखते थे भाई साहब बक्सा में चिपका के हॉस्टल में, ठीक है। तो इतने बड़े फैन, और उनके सामने बैठ करके हम उनको ज्ञान मतलब उनको ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स अ बिग थिंग। जर्नी बहुत खूबसूरत है। तो ये जो वाकया आप कह रहे हो, तो मैं जब शुरुआती दौर में आया था तो बोले कि अपने आप को और अपमार्जित करने के लिए और अपलिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूं। तो थिएटर करता था, और ये इश्तियाक खान सर को जानते हो, इश्तियाक भाई हमारे गुरु भाई हैं। हम दोनों जी अलखनंदन जी के थिएटर ग्रुप में थे। वो पहले एनएसडी आ गए, उसके बाद में 2-3 साल बाद, 4 साल बाद में आया एफटीआई से। तो इस लिहाज से हम गुरु भाई हैं। और तो मैं उनके साथ बोले कि रवि तब तो क्या किया जाए, बोले थिएटर करते हैं। तो यहीं पे आदर्श नगर के आसपास एक स्कूल है, वहाँ पे हम लोग थिएटर करते थे शुरुआती दौर में। तो एक फ़ोन आया, बोले हेलो रवि बात कर रहे हैं। हम बोले जी कौन? बोले देवानंद बात कर रहा हूँ। हम बोले यार मजाक मत करो, फ़ोन रखोगे। फिर कुछ देर बाद कॉल आया, उसमें देखिए कि मेरा दोस्त अनुराग सिन्हा जो मेरा बैचमेट है एफटीआई से, और वो ब्लैक जो सुभाष घई साहब ने फिल्म बनाई थी उसमें उससे लॉन्च हुआ। तो उनका फ़ोन आया, मैंने कहा हाँ अनुराग बोलिए। बोला रवि अरे सुनिए ना, यहाँ पे बैठे हुए देवानंद साहब आपको कॉल किए थे, आप उठाए नहीं, आपको तो बात करना चाह रहे हैं। आप उनके फ़ोन पे फिर रवि मैं देवानंद बात कर रहा हूँ। हम बोले प्रभु मतलब बोले सर आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मतलब नहीं इट्स ओके, तो मैं मिलना चाहता हूँ। हम बोले जी आदेश कीजिए। बोले पाली हिल पे आ जाओ। मैं बोला जी आता हूँ। बोले कितनी देर में आएंगे आप? मैं बोला सर आधे घंटे। 20 मिनट में आइए। तो उस्मान मेरा दोस्त था, उसके पास जो है वो कावासाकी बजाज गाड़ी थी। हम बोले भाई यार इज्जत का सवाल है, देवानंद साहब से मिलने जा रहा हूँ मैं, समझ रहा है तू? पूर्णिया का लौंडा गाइड से मिलने जा रहा है। हाँ, तो मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो कमाल। तो मैं बोला भाई यार उस्मान आज जो है इज्जत का सवाल है, चलो दौड़ाओ गाड़ी। और पीक आवर में 6 बजे भाई साहब किसी तरह से उस भाई ने वहाँ पहुँचाया, वहाँ गया पाली हिल, अंदर घुसा, देव साहब बैठे हुए हैं, काला सब कुछ काला, जैसे सुनता था वैसा। मैं लिटरली यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं देवानंद साहब के साथ सामने बैठा हूँ, ठीक है। उसमें वो जो है वो पेट्रियोटिक काइंड ऑफ फिल्म बनाना शुरू की थी। एक फिल्म जो है ना फलाना दादा करके, अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने प्लान कर रहे थे। तो उसी के रिगार्डिंग अनुराग को बुलाए थे और मुझे बुलाए थे। तो मैं बोला आई एम सो सॉरी सर। आपको बोला कोई नहीं, मैंने फ़ोन किया, आपने नहीं पहचाना, फ़ोन पे चेहरा थोड़ी दिखता है। तो ये फिल्म बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। तो बोले सर बिल्कुल, लेकिन हार्ड लक उस फिल्म के अनाउंस के कुछ देर के बाद ही
वो चल रही है। तो मैं ऐसे ऐसे लेजेंड लोगों के साथ मैंने उठा बैठा मिला हूँ, और मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी भी चीज़ से कि क्या मिला, क्या क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा टाइप में, कि यार ठीक है, इट्स ओके, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। सो कि हबीब साहब के साथ काम कर लिया, इरफान सर के साथ काम कर लिया, जो है इनसे देवानंद साहब से फेस टू फेस मिल लिया, मनीषा गोराली जी से मिल लिया, सलमान सर के साथ काम कर लिया। हाँ, सलमान सर के वहाँ पे जो है एक और वाकया है जहाँ पे बोला मैं फॉलो अप नहीं लेता। कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, छोटा सा वाकया है। फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, और मेरे जो पान सिंह तोमर का जो डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो असीम मिश्रा सर है, और दबंग 2 का भी असीम मिश्रा सर थे। मैं छुपाता रहता था, मैं भाला वाला लेके खड़ा रहता था, बंदूक लेकर इधर तो, और जानबूझ के फ्रेम में आता ही नहीं था, कभी आए सामने तो खड़ा हो जाए, क्योंकि असीम मिश्रा सर वहाँ फ्रेम में देख लेंगे। तो एक दिन हो गया, लंच टाइम पे दिख गए, बोले रवि यहाँ क्या कर रहे हो? बोले सर ठीक है, अच्छा लंच कर रहे हो? हम बोले नहीं, ब्रेड एंड बटर। लंच ब्रेक में तो उसको लगा चल लंच के लिए आया, बोले नहीं। तो क्योंकि दबंग 2 में बहुत ही छोटा सा ब्लिंक एंड मिस वाला ही हाँ, तो वही कह रहा हूँ। तो उस दिन लास्ट डे, मतलब आज ऑलमोस्ट रैप अप था, हम लोग जो है ना वाई में शूट कर रहे थे, एक्शन सीक्वेंस वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला अरे यार कितना बेहतरीन एक्टर है, मतलब पान सिंह तोमर, मैं जानता हूँ ना तुम्हें, कहाँ तुम मतलब भीड़ में जो है वो लेके बंदूक लेके खड़ा है। उन्होंने कहा आओ मैं मिलवाता हूँ जो है इसे अरबाज खान साहब से। अरबाज खान साहब से मिले, उनके टेंट पे गए, उनको बोले यार ये रवि हैं, और अभी फिल्म नहीं आई तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं डीओपी रहा हूँ, मुझे पता है कि इस लड़के ने क्या काम किया है और यहाँ क्या काम कर रहा है। बोले क्या काम कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं सर, बंदूक लेके खड़ा हूँ। तो बोले यार पहले बताना चाहिए था। मैं बोला कैसे बताता, किसको बताता, आप तक पहुँच सकता हूँ मैं? नहीं पहुँच सकता। नहीं कुछ तो करेंगे, लास्ट डे का शूट है तो क्या हुआ, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तब जा करके एक सीन उन्होंने बनाया जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ मैं दबंग 2 में हूँ। मैं और दीपक डोबरियाल भाई, उसका एक सीन है मंदिर के बाहर, हाँ, और फिर कन्वर्सेशन है मेरा और दीपक डोबरियाल सर का, भाई का। जब आप इंडस्ट्री में इतना सारा काम कर रहे हैं, हाँ, सारी चीज हो रही है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो मुकेश छाबरा से आपकी मुलाकात होती है, और मुकेश छाबरा शायद आपको बोलते हैं कि अब तो इंडस्ट्री में तुम ही छाने वाले हो, अब तुमको काम मिलने वाला है, अब हम लोग साथ काम करेंगे, बट फिर कभी साथ काम हो नहीं पाता है। क्यों ऐसी, ये क्या मतलब क्यों ऐसा हुआ? यार उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एक्टर, मतलब पूरा हैंडल तो कास्टिंग वो कर रहे हैं आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री की, तो उनके पास एन नंबर्स ऑफ एक्टर्स है, सीनियर्स भी है, नए लोग भी है, वेराइटीज ऑफ एक्टर्स भी है। तो उसमें अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी किसी काम से, तो मुझे चाहिए कि भाई ये मेरी ललक है ना, मुझे काम चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा ना। मैं प्यासा हूँ, वो कुआं है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर उन्हें बताया कि भाई यार तुम पानी ले सकते हो हमारे से, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये मेरी कमी थी कि मैं नहीं गया उनसे मिलने। अब जाते हैं आप लोगों से मिलने के लिए? अब मैंने शुरू किया है, अब मैं वो गलती नहीं करना चाहता। जो गलती, उसको गलती आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। ओके। क्या है ना, आपको काम की जरूरत है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। लोगों को अच्छा लगता है भाई, लिटरली अच्छा लगता है कि आप उनको प्रेज करो, उनका चरण वंदन करो, थोड़ा सा उनको रेस्पेक्ट दो। और वो रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं ही, जो हमसे सीनियर हैं, जो उस पोजीशन पे बैठे हैं, वो तो रेस्पेक्टेबल है। लेकिन क्या है ना, मेरे इस नेचर को लोग मान लेते कि यार बड़े एटीट्यूड में रहता है, उसको बहुत घमंड है। ऐसा है नहीं भाई, मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे लगता है कि अरे यार क्या जाऊंगा बार बार उनको परेशान करूंगा, वो तो जानते ही हैं। पर उसका असर आपके करियर पे पड़ा है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। एक कास्टिंग डायरेक्टर या एक अच्छा डायरेक्टर, ज़्यादा नहीं, गिन के 2 डायरेक्टर आपके अच्छे हैं, और गिन के दो भी नहीं, एक जो आप जिनका नाम लिए, सिर्फ उन्हीं की नज़र आप पे है और उनका वरद हस्त आप पे है, आपकी निकल पड़ेगी। और जब उन्होंने सामने से ऐसी बातें कही और मैं उसको का फॉलो अप नहीं ले रहा हूं, तो ये मेरी गलती है। ओके। तो इंडस्ट्री का पैरामीटर है कि अगर आप प्रोडक्ट हो तो आपकी पैकेजिंग भी होनी चाहिए, आपकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए, आपके बिहाफ पे बोलने वाले लोग भी होने चाहिए, आप हाईलाइटेड हो, जिस भी वजह से हो, ठीक है।
वो आप सीख रहे हैं, वो अब सीख रहा है। जैसे मुझे चिढ़ होती थी कि उर्फी जावेद, लेकिन भाई वो मार्केट है, अब क्या कर सकते हो। अरे मेरे ही सीरीज की जो लीड एक्ट्रेस है संचिता बासु, जो आपके वही सुपौल की ही हैं, सहरसा सुपौल भागलपुर की हैं। तो जब मैंने देखा कि भाई उनका जो है 5 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, और जो भी वो परफॉर्म करती हैं सिर्फ उतना ही 30 सेकंड देख करके अगर कोई उसको लीड में कास्ट कर सकता है, तो हम लोग इतने दिन से क्या कर रहे हैं। आपको लगता है उसकी वजह से उनकी कास्टिंग हुई है? हाँ, ये तो नोन है, उसके बाद उसमें छुपाने छुपाने वाली क्या बात है। फिर क्या फायदा है एक्टिंग सीख के तो वही तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों चीजें मिल जाए तो क्या बुरा है। मैं पहले इन सब चीजों को मानता ही नहीं था। क्या रील्स बना रहे हो, मैं डांटता था। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं मेरे आसपास जो नवोदित लोग हैं, मतलब क्या रील्स बना रहे हो, ये कोई एक्टिंग है, क्या कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, ये तुम्हारा स्टडी है। लेकिन जब मैं खुद देखा सामने से, और मुझे लोग बोलते थे, तो मुझे यकीन नहीं होता कि कोई कास्टिंग एजेंसी या कोई कास्टिंग डायरेक्टर ये भी देखता है कि आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितना है। इस बिना पे कास्टिंग होती है। अगर मैं अच्छा एक्टर हूँ, 20 एक्टर हूँ, मेरा फॉलोअर्स जो है कम है, कोई 19 एक्टर है उसका फॉलोअर्स अच्छा है, और दोनों एक ही रोल के लिए फाइट कर रहे हैं, तो जाएगा किसका नाम? जो 19 है लेकिन उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, उसका जाएगा। तो रवि भाई, आप 17 सालों से काम कर रहे हो, आपने बेहतरीन फिल्में की, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक हॉटस्टार पर सीरीज आई है जिसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार जी। और ऐसा कहा जाता है कि 2024 में ये सबसे अधिक देखी जाने वाली सीरीज बन चुकी है जी। और इसमें जो आपका किरदार है, उस किरदार को भी काफी पसंद किया जा रहा है, उसके रील्स कट रहे हैं। दद्दू प्रसाद। ये सीरीज कैसे मिली आपको, और इस किरदार के बारे में बात कीजिए, उसके मैडनेस के बारे में बात कीजिए। ये बॉम्बे शो टाइम्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। जो कमल पांडे सर, वो शो के रनर भी है, शो रनर भी है और राइटर भी है। कमल पांडे जी शादी में ज़रूर आना, नाना इस देश लाडो, चरस, शागिद, इन सब के डायलॉग राइटर हैं, सीरीज राइटर हैं। और तो उनको मेरा नाम रिकमेंड किया गया, और बोले अरे यार इनको तो जानता हूँ, ये तो पान सिंह तोमर वाला लड़का है, बहुत उम्दा एक्टर है, बुला बोलते हैं। तो मुझे सीधे बुलाया गया, और मैं कमल पांडे सर के नाम से वाकिफ़ था, लेकिन कभी तारुफ उससे मुलाकात नहीं हुई थी। तो ऑफिस गया, फिर मुझे अंदर बुलाया गया, फिर वही उन्होंने पूरा जो स्टोरी है वो नरेट किया, और मेरे कुछ कहने से पहले उन्होंने कहा कि ये जो है दद्दू प्रसाद वाला कैरेक्टर आप कर रहे हो, मेरी तरफ से लॉक है, मैं नहीं जानता। अब बोले कोई इतने मतलब सम्मान के साथ बुला करके आपको स्टोरी सुना करके आपको बोले कि ये करना है और मेरी तरफ से लॉक है और मैं कुछ नहीं जान रहा, तो ये जो अपनापन है, ये जो कॉन्फिडेंस है इतने बड़े राइटर का, इतने बड़े शो रनर का, जिसे पूरी इंडस्ट्री देखी है, उनका विश्वास, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे और ग्रो हो रहा है, और उसी का नतीजा है ये सब, और वो उसका रिजल्टेंट आने वाले काम में भी दिखेगा। तो ऐसे मिल गया। और लेकिन पते की बात यह है कि जब ये मतलब रिलीज हो गई ये सीरीज, तो मुझे उन्होंने स्पेशली बुलाया अपने ऑफिस, बोला कि रवि भाई यार क्या कर दिए हो यार। अच्छा। मैं बोला कि क्या हो गया सर। मैं बोला सर, लिखा तो आपने है, नजरिया आपका था, हम तो प्यादे मात्र हैं, हमने बस कर दिया। बोले नहीं, मैंने जो लिखा था, जिस हिसाब से लिखा था, ठीक है कि भाई चौहान के अपोजिट एक जो है ना दमदार बंदा होगा, जिसका गिव एंड टेक होगा, जो उसको काउंटर कर सकेगा। आप कैरेक्टर के नुआंसेस, कैरेक्टर को का जो है एक्टिविटी से अगर ले जा करके कहाँ ले जाके पहुंचा दिया है भाई, ठीक है। और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, चैनल बोल रहा है कि भाई यार दद्दू सब दद्दू कर रहे हैं। तो बोले आने वाले सीजन में थोड़ा सा आपको और भी कलर्स देखने को मिलेगा। हाँ। आपको लगता है कि सीरीज से आपका ड्यू जो है वो अब मिल रहा है आपको? मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी जो मैंने बात कही, जो भूख और मादा वाली बात कही, जो पोटेंशियल है और जो तड़प है, वो काम एक एक्टर का कभी, मतलब एक आर्टिस्ट का भूख कभी मिटता नहीं है। और लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है मुझे, और इससे थोड़ा सा कंटिन्यूटी में आएगा काम, और कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा इस इंडस्ट्री के। और जो भी लोग हैं, जो स्थापित लोग हैं,
उनकी नज़र में बात आएगी, बात आनी चाहिए, बात आ गई तो बात बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी सी स्मूथली ग्रो होनी शुरू हुई है। आपने पूर्णिया जेएनवी से पढ़ाई की है, जवाहर नवोदय विद्यालय, हाँ, राइट? तो ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं या हाँ। आपके जो जूनियर देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के या पूर्णिया के रहने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जेएनवी से पढ़कर निकलने वाला लड़का अपनी पहली फिल्म इरफान खान साहब के साथ करता है, एफटीआई से पढ़ता है वो, और अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो सीरियल है ठुकरा के मेरा प्यार, उसमें भी वो विलेन का किरदार निभा रहा है। हाँ। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताइए और वहाँ से अभी तक का जो सफ़र आपका रहा संक्षिप्त में। बेबू भाई, मैं इस मंच पे मैं बता नहीं सकता कि मतलब कि मेरे परिवार या मेरे परिवार के होने में, ग्रो करने में जो नवोदय का है, नवोदय विद्यालय का बहुत बड़ा, मैं शुक्रगुजार हूँ राजीव गांधी सर का, जिन्होंने ये योजना उस समय लेके आए थे, जिसमें बहुत सारे मध्यम वर्गीय रूरल बैकग्राउंड में रहने वाले जितने भी मेधावी छात्र थे, जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था, जिनके पास पढ़ने की सुख सुविधा नहीं थी, उनको वो ऐसा मौका दिया। और ये बहुत ही सफल योजना है मुझे लगता है। और इस लिहाज से आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पे जो नवोदयन होना अपने आप में फ़ख्र वाली बात है। आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है कि मैं नवोदयन हूँ, बस वहाँ पे सारा मामला ख़त्म हो जाता है। फिर प्यार, मोहब्बत, केयरिंग, एवरीथिंग, मतलब एक फैमिली जैसा फील आने लगता है। सो चाहे आप किसी भी नवोदय से हो, बस आपको कह दें। ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना। हाँ। ऐसा क्या वहाँ पे बूटी पिलाई जाती है कि नवोदयन होना इतने फ़ख्र की बात हो जाती है? देखिए, हम हाफ पैंट में आते हैं नवोदय और फुल पैंट में निकलते हैं। मतलब बचपन में आते हैं और जवानी में निकलते हैं। वो जो सबसे बड़ा संक्रमण काल है हमारा, जो सबसे डेवलप, जब हम पूरी तरह से, जब हम उस एज का इम्पैक्ट हम पे होता है और जब हम संपूर्ण विकसित होते हैं, बीज से लेकर विकसित होने के बीच का ये बहुत बड़ा पड़ाव है नवोदय, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10+2 तक। तो उसमें इमोशनल चेंजेस, इमोशनल बाउंडेशन, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं 7 साल, जो बन रहा है सब वही खा रहा है, जो यूनिटी जो फील है वो वही चाहता है। किसी का अलग से कोई डिमांड नहीं। चाहे आप डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे भी थे जो बड़े अच्छे घर से थे, वो भी वही खाना खा रहा है, वो भी उसी बेड पे सो रहा है जो बेड प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जो बोलते हैं ना यूनिफॉर्म, जो एकाकार, यूनिटी, ये फील है नवोदय। और इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। 7 साल एक साथ रहना मतलब सब बिग चंक ऑफ लाइफ। और मेजर जो ये है संक्रमण वाला काल, मेजर जो चेंजेस वाला काल में आप ऐसे दोस्तों के साथ रहे हो, इस फील के साथ रहे हो, अपने गुरुओं के साथ रहे हो, अपनी बहनों के साथ रहे हो, तो वो अलग तरह का बॉन्डिंग बन जाता है। और उस दर्द को वही समझ सकता है जिसने भोगा है, इसलिए हम उस दर्द को जानते हैं। जैसे मुझे दूसरा कोई बोलता है भाई यार, भैया हम नवोदय से हैं, खट से चरण बंधन ना हो गया तो नाम बदल देना आप, या खट से गले ना लगा लिए तो नाम बदल देना। मैंने देखा है कि कोविड के वक्त में बहुत सब लोगों की जब तबीयत खराब हो रही थी जी, पता भी चल जाता था कि कोई नवोदयन के पापा बीमार है, तो 10 नवोदयन मिलके उनको मदद करने बिल्कुल पहुंच जाते थे। ये जो यूनिटी की बात कर रहा हूँ, जो वन स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, वो यूनिटी, एक धर्म एक जात है, एक जात, कुछ नहीं देखते हम, क्योंकि उस समय तो हमें पता ही नहीं होता जाति धर्म का। तो अभी 10+2 करने के बाद जब हम सोशली मार्केट में निकलते, काम काज के दौरान में, जब इसमें, तब ये सब बीजारोपण होता है। हम तो उस समय गए हैं बाल अवस्था में, 10 से 11 साल की उम्र में, और निकले हैं पर, तो हम इन सब चीज़ों से दूर रहे। ये जो समाज में जो चल रहा है, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, कास्ट, आज इन सबसे दूर, इन सारे बाउंड्रीज को तोड़ करके हम मानते हैं हम ही नवोदय हूँ, इस पे बिलीव, हम ही नवोदय हूँ। ओके, ठीक है। पूर्णिया आना जाना होता है आपका? हाँ होता है। पूर्णिया को कैसे याद करते हैं आप? देखिए यार, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी शहर चले जाए, अब्रॉड चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप अपनी मातृभूमि और माता को नहीं भूलते, कम से कम जो आपकी जननी है, जहाँ से आपने वो ऊर्जा ग्रहण किया है, जहाँ से आपका इमोशनल कनेक्शन है, जहाँ पे आपने खेला है, जिनके आंचल तले आप पले बड़े हो, आप उसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो खींच के लेके आती है आपको उस जगह पे। और जैसे ही मुझे लगने लगता है कि मैं कहीं हतोत्साहित हो रहा हूँ, मुझे मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कम हो रहा है, इमोशनली मैं थोड़ा वीक हो रहा हूँ, तो मैं खट से दौड़ता हुआ चला जाता हूँ पूर्णिया। दैट मीन्स
ज्योग्राफिकल माँ, मेरी रियल माँ और नवोदय। ओके ओके। अब मेरे को ये बताइए कि जैसे आप कम काम करते हो, आप चुनिंदा काम करते हो। कम काम नहीं करता हूँ, चुनिंदा काम करते हो, लेकिन एक छोटे शहर से जो अभिनेता यहाँ पर आता है इस शहर में, शहर बहुत ही खर्चीला शहर है, क्रूएल शहर है भाई है। हाँ। तो उसकी क्रुएलिटी आप पर कैसे असर डाली? आपके फाइनेंसेस, आपने रॉक बॉटम कब हिट किया? पैसों की कमी क्या महसूस आपने की? कैसे उससे आपने डील किया? देखिए क्योंकि मैं मध्यम वर्ग की फैमिली से आता हूँ, मेरी माता जी टीचर हैं, तो मैं घर में सब कुछ जो जितना जितना वेतन आने वाला है ना, उसके हिसाब से पहले ही फिक्स हो जाता है कि भाई इतने में इतना जाएगा, इस बार इसका शर्ट खरीदाएगा, भाई को इतने देने हैं, इसमें इतना जाएगा। तो मैं वो देखता आया हूँ बचपन से। तो मेरे पास चाहे इतना आ जाए या इतना आए, मेरा एक मिनिमल कॉस्ट है महीने का, और मुझे सादगी पसंद इंसान हूँ, तो मेरा बहुत ही उसी हिसाब से मेरा बजट होता है। तो चाहे मैं लाखों आए, लेकिन मैं खर्च उसी हिसाब से करता हूँ। ऐसा नहीं कभी आ गया अकाउंट में भर के तो मैं चले गए इधर, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ऐसा नहीं। मैं उसको एज ए जो आपका ये है दरमाहा, जिसको हर एक माह जिसको वेतन सैलरी, उस हिसाब से ही मैं निकालता हूँ और उस हिसाब से खर्च करता हूँ, चाहे अकाउंट में कितना भी हो। तो ये जो वे है, लाइफस्टाइल है, वो मैक्सिमम टाइम मुझे सेव कर लेती है। ओके। बट ये आपका तरीका है, लेकिन बहुत सारे अभिनेता, स्ट्रगलिंग एक्टर्स यहाँ पर हैं जो काम की तलाश में भटकते रहते हैं, जिनके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता है ना कि चीज़ों को रिजेक्ट कर सकें। आज आपने काम कर लिया तो आज आप ये कह सकते हो कि चुनता वही इंसान है जिसके पास ऑप्शंस होते हैं, नहीं तो मरता क्या ना करता वाली बात है। लोग लाइन में खड़े होते हैं कि मुझे कोई भी एक रोल मिल जाए, लेकिन उसे वो एक अदना सा रोल नहीं मिलता है। उस परिस्थिति में आपकी सलाह क्या रहेगी कि खुद को कैसे बचाए रखना है मुंबई में? देखिए विभू भाई, ऐसा है कि आपको मुंबई तो पता है ना, महानगरी है, ठीक है, यहाँ पे का लिविंग कॉस्ट आपको पता है, तो सब कुछ आप जान रहे हो, फिर भी आप इसमें कूद रहे हो, तो तैयारी के साथ कूदोगे ना भाई। यार आप अगर आग से आग में कूद रहे हो तो फायर फाइटिंग का मशीन है, कुछ तो अपना प्रोटेक्शन लेके तो आओगे। आपको स्विमिंग नहीं आती है या स्विमिंग सीख रहे हो तो एक लाइफ जैकेट पहन के कूदोगे ना, कि नहीं नहीं पानी में कूदेंगे, सुना है कि पानी में कूदे और मरते मरते बचते, हाथ पाँव मारते मारते तैरना सीख लेते। तो आजमाइश करो, हो सकता है मर ही जाओ। तो लाइफ जैकेट लेके क्यों नहीं आते? आपको पता है कि इंडस्ट्री अनिश्चितताओं से भरा मामला है, उसमें से एक्टिंग, तो आप अपने आप को एक टाइम पीरियड लेके आओ ना भाई। जैसे होता है कि भाई आईएएस इतने अटेम्प्ट तक ही दे सकते हैं, उसके बाद आप नहीं दे सकते, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो। तो आप अपने आप को एक टाइम दे करके आओ, एक टाइम पीरियड के भाई मैं 3 साल दूंगा, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। प्लान बी हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। दूसरी बात, उस 3 साल के का आपको बैकअप लेके आना चाहिए। ओके। बैकअप लेके आना चाहिए ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि अगले मंथ का किराया कैसे भरूंगा, कम से कम इतना तो, या खाऊंगा क्या। कम से कम मिनिमल आप कैलकुलेट करो कि भाई इतने मंथली इतने कॉस्ट पे मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। ठीक है। तो उस मंथली के हिसाब से मेरे का 2 साल या 3 साल का बैकअप कितना होना चाहिए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से आप कमाना चाहते हो करोड़ों, उसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट। आप कहीं भी पढ़ने जाते हो, चाहे आपके घर में ना हो, जमीन बेच करके आप पढ़ते हो ना, एमबीए करते हो, डॉक्टरी करते हो, तो इसका क्या है, एक्टिंग आ गए मुंह उठा के, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। तो आप बैकअप लेके आओ, गार्जियन को कन्विंस करके आओ, नहीं तो कमा करके आओ, उतना बैकअप लेके आओ ताकि आप बिना प्रेशर के शहर में रह सको, आप सिलेक्टिव काम कर सको, अपने मिजाज का काम कर सको। ओके। ठीक है, बिना टेंशन के, क्योंकि एक्टिंग का सबसे प्रायोरिटी यही है कि आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो ये बैकअप चाहिए और प्लान भी तो चाहिए। ओके। आप पार्टी वगैरह करते हो? पार्टी तो करना ही चाहिए ना भाई यार, पार्टी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जिंदगी क्यों है। खाते पीते भी होंगे ही आप, मतलब? हाँ, खाते भी हैं, पीते भी हैं। हाँ। ओल्ड मॉन्क के साथ आपका कुछ खास रिश्ता ऐसा? नहीं, ये ओल्ड मॉन्क, क्योंकि मुझे कहा गया है कि उनसे ये पूछिएगा कि अच्छा, बहुत अच्छी बातें वो कह सकते हैं ओल्ड मॉन्क के बारे में। देखिए, ओल्ड मॉन्क सिर्फ एक दारू नहीं है। ओके। ये एक कल्चर है, एक घराना है,
एक एक रिचुअल है, बेसिकली संस्कृति है, ठीक है। क्योंकि आप साधारणतः देखें कि जो भी रेगुलर जो ड्रिंक करने वाले हैं वो स्कॉच, ब्रांडेड, ये वो, ब्लैक डॉग, तो स्मिर्नॉफ, तो फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर आपने किसी भी भीड़ में किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि मैं ओल्ड मॉन्क पीता हूँ, आप तुरंत उसको नाप लेते हैं। यार बहुत ही आर्टिस्टिक आदमी होगा, बहुत ही संवेदनशील इंसान होगा, बहुत ही गहरा लगा होगा इसका आर्ट एंड कल्चर से, और जहनी तौर पे बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो और भी ड्रिंक पीते हैं वो नहीं होते होंगे, लेकिन ये जो है ना ये एक कल्चरल ड्रिंक है। ओल्ड मॉन्क इज अ कल्चरल ड्रिंक। ओके, सो जब मैं भोपाल में थिएटर करता था तो मेरे गुरु थे मतलब गुरु हबीब तनवीर साहब। तो मैं बोलता यार ये लेजेंड आदमी में जो लिविंग लेजेंड है, इसमें ये सब जो खुराफात है, ये जो थॉट है, ये आता कहाँ से है ना। तो मैं अक्सर शाम में मैं ही उनके लिए वो मदिरा लेने के लिए जाया करता था। और मदिरा में क्या होता था? ओल्ड मॉन्क। एक तो उसका बॉटल ही इतना अट्रैक्टिव है ना भाई यार, मतलब मज़ेदार है। इसलिए तो मुझे तो वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ उस लेजेंड से, और मैंने यदा कदा ओकेजनली मैंने ग्रहण करना शुरू किया। फिर बाद में पता चला कि जितने मतलब मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, पेंटर है, कवि है, इस तरह सारे लोगों का एक ही पसंद है ओल्ड मॉन्क। तो ऐसा उसमें है क्या? तो इसलिए मुझे वो रिचुअल लगता है। और उससे को आप चाहे कहीं भी जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, किसी भी पार्टी में जाओ, अगर आप बोल रहे हो कि भाई साहब मैं ओल्ड मॉन्क देना, तो आपके लिए श्रद्धा बढ़ जाती है। श्रद्धा बढ़ जाती है। और कोई आपको आंखें करने की यार ये तो, और सस्ता सुंदर टिकाऊ भी है। हाँ, अफोर्डेबल है, मतलब हर एक कोई अफोर्ड कर सकता है, और स्टेटस वाइज बड़ा है, तो व्हाई नॉट ओल्ड मॉन्क। बिल्कुल बिल्कुल, ये जय जो ओल्ड मॉन्क। हाँ, जय ओल्ड मॉन्क। ओम। हाँ। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जी। कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और जी। आपका नाम भी हो, सिर्फ काम ही ना हो, काम के साथ नाम हो। और ठुकरा के मेरा प्यार के लिए बहुत बहुत आपको बधाई, इसके अगले सीजन के लिए भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी विभू भाई, और डिजिटल पॉडकास्ट का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना मतलब वार्मथ फील करवाया, और मौका दिया कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ, और अपनी दिली बात और बहुत सारी अंदरूनी चीज़ें जो बियॉन्ड द स्क्रीन है, अपनी ज़िंदगी के बारे में निजी जानकारी भी मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ बेबाकी तरीके से। थैंक यू सो मच जी। नमस्कार, मैं एक्टर रवि शाह। अभी आप मुझे देख रहे थे विभू भाई के साथ डिजिटल कमेंट्री में। सो देखिए, हमारा मकसद यही है कि आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, ठीक है। साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो बहुत सब कुछ आगे और भी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आपको ये हमारा वार्तालाप, ये पॉडकास्ट ये पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आपके जो सवालत है वो भी उछालिए। साथ में साथ ये जो लाइक वाला बटन है वो भी दबाइए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू।